अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में हुकूमती मुदाखलत का नोटिस ले लिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है और इसकी समाअत 19 मई यानी कि कल दोपहर 1 बजे होगी। इस नोटिस में ये लिखा गया है कि अहम अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है और इस मुदाखलत से शवाहिद में गड़बड़ और इनके गायब होने का खदशा है और प्रोसिक्यूशन पर भी असरअंदाज होने की ये एक कोशिश है। कल से इसकी समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। यहाँ पर ये बात मैं मेंशन करती चलूँ कि कल इमरान खान साहब की जानिब से कोहाट में जो जलसा किया गया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इन केसेस और ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है इनका नोटिस लेना चाहिए। उसके बाद आज ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। पहला आज का बड़ा टॉपिक ये होगा। दूसरा हम बात करेंगे जी कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है या ये सामने नहीं आया है कि इलेक्शन जल्दी होंगे या फिर ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इत्तेहादी जमातों के इजलास पर इजलास हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ भी पता नहीं चला है कि क्या करने जा रही है ये हुकूमत इस सिलसिले में। इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो एक नैरेटिव अपना बना लिया है, इसका काउंटर नैरेटिव इस हुकूमत के पास क्या मौजूद है, क्या बयानियाँ लेकर वो अगले इलेक्शन में जाएंगे, चाहे इलेक्शन अभी होते हैं या फिर 2023 में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है। आज ओपन मार्केट में 200 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ है। इसके असरात मुल्की मईशत पर, आवाम की ज़िंदगी पर क्या आएंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज आलिया हमजा साहिबा तहरीक इंसाफ है, सदीकुल फारूक साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, राना मुबशिर साहब सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की मईशत से मुताल्लिक ट्रू पिक्चर क्या है, ये हुकूमत क्या करने जा रही है और कौन से ऐसे इकदाम है जिससे मुल्की मईशत को बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आलिया साहिबा, आगाज़ में आपसे करती हूँ। ये जो नोटिस लिया है सुमोटो नोटिस चीफ जस्टिस की जानिब से, इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र किया था अपने जलसे में कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको क्यों इतनी ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र है, हालांकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना, तकर्रुर और तबादले करना वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है। आपको किस चीज़ का खदशा है कि ये शवाहिद के अंदर मुदाखलत करने की या फिर केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। आयशा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप ये कह रही हैं खदशा किस चीज़ का है। आपने हालात नहीं देखे कि जो FIA इनके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस FIA ने अदालत में जाकर क्या बयान दिए कि एक वजीर आजम बन चुके हैं, एक वजीर आला बन चुके हैं, इसलिए हम उन पर फर्दर जुर्म आयद करके इस की हम केस की पैरवी नहीं करना चाहते। वो तो एक जज साहब जो है वो वहाँ पर अटक गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये फर्दर जुर्म आयद होगी, आप इसकी पैरवी करें। फिर FIA के एक डॉक्टर रिजवान का केस आपके सामने है कि किस तरह से उनको हार्ट अटैक हुआ है, और वो भी इन आपके सामने वो वीडियो भी होगी जिसमें शहबाज शरीफ साहब के ये जो CM अब बने फिर रहे हैं और कल तक बनेंगे, कब तक बनेंगे, कब तक की उनकी वो दौड़ है, शेरवानी कब उनकी वो बेचकर आटा सस्ता करके देते हैं उसका तो मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन उनकी धमकी आपको डॉक्टर रिजवान को याद नहीं है? या FIA के दूसरे जो इन्वेस्टिगेटर थे वो भी दिल के मरीज बने हुए हैं, और 9 ऐसे FIA के इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनका आते ही तबादला कर दिया गया, किसी को सिंध भिजवा दिया गया, किसको बिलोचिस्तान भिजवा दिया गया। और फिर मेरा तो एक सवाल है, अभी तो इनकी हुकूमत नहीं आई थी तो हमारे 3 वुज़रा के, डॉक्टर रिजवान के, हमारे फोकल पर्सन टू PM के, वो सबके लिस्ट जो है स्टॉप वॉच पे डल गए थे। तब कौन ये सारा कुछ करवा रहा था? उसके अलावा इस पर भी तो सोमोटो होना चाहिए था। सोमोटो हुआ है तो मैं ये कह रही हूँ आपको ये याद नहीं है कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स कैसे जल जाते थे? ये तो बड़ा अरसा हो गया था, आग नहीं लगी थी, कभी LDA की बिल्डिंग में आग नहीं लगी थी, कभी मेट्रो के रिकॉर्ड्स में आग नहीं लगी थी, तो शुक्र है उस आग से भी बच जाएंगे। और क्या आपने वो तो मतलब पूरी दुनिया ने देखा है कि जब जरदारी साहब का जो स्विट्जरलैंड वाला रिकॉर्ड था तो वो भी पूरे प्रोटोकॉल के अंदर शिफ्ट हो रहा था। लेकिन आलिया साहिबा जब आप लोग हुकूमत में थे, तो ये उस वक्त की ऑपोजिशन भी आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगाती थी कि आप केसेस पर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि फॉरेन फंडिंग केस जिसको 7 साल तक, बल्कि 7 साल से भी ज्यादा जिसको लटकाया गया, हम ये कह सकते हैं। उस वक्त तो इस तरह के हमें नोटिस नजर नहीं आए थे ना?
आयशा, मैं तो बड़ी हैरान हुई हूँ कि आपने किस चीज का मुकाबला किसके साथ किया है। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी, इसलिए कि इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम जो है, ही इज द क्राइम मिनिस्टर, जिस पर पिछली 5 पेशियों से फर्दे जुर्म आयद होना था, और जिस दिन उसने ओथ टेकिंग की है उस दिन भी उस पर फर्दे जुर्म आयद होना था। मकसूद चपड़ासी, कोई नहीं भूला है कि 16 अरब उसके अकाउंट में कहां से डले थे। मसरूर अनवर, सबको याद है। जो मर्जी कर लें, बात इतनी सी है कि सोमोटो मैं तो कहूंगी उस दिन लेना चाहिए था जिस दिन क्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेना था और यहां पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी। क्यों मेरे मुल्क के ऊपर ऐसे चोरों लुटेरों चक्कों को जो है यहां पर इन्होंने मुसल्लत किया। उसके बाद फर्दे जुर्म तो उस दिन आयद होना चाहिए था जब 3 दफा अदालतें लगी थी और कहा गया था कि हमजा शहबाज का हल्फ होगा, हर सूरत होगा, चाहे सदर ना ले, चाहे गवर्नर ना ले। और फिर गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा करके नेशनल असेंबली के स्पीकर को बुलाकर यह हल्फ दिलाया गया था। और अब कल ये पता चले कि ना वो हल्फ आईनी था, ना डले हुए वोट आईनी। लेकिन चले अब तो आप लोग खुश है ना, तो ये मुल्क की अदालतों से अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है ना की जंग लड़े। मैं आपको बता दूं आयशा, ये बड़ी देर हो रही है। हर गुजरता हुआ दिन इस पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। जिस डॉलर को हम छोड़ के गए थे यहां पर 175 का, जिस दिन 7 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, आज 205 का भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। और उसके बाद जब हम ये कन्वर्सेशन सुनते हैं, जो हमारे क्राइम मिनिस्टर बिकारी वजीर आजम है, वो स्टॉक मार्केट के जो हेड से बात करते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं होता कि इंटर बैंक का फर्क होता है और जो स्टेट बैंक का जो डॉलर का रेट होता है दैट इज डिफरेंट। और मतलब फिर वही वाली बात है ना कि जिनका विजन ना हो, जिनको पता ना हो, जिनका विजन हो अंडरपासेस बनाने का, जिनका विजन हो खड़े होके पानी निकलवाने का, जिनका विजन हो नाले पर नाले साफ कराने का, उनको मुल्क पर मुसल्लत करेंगे तो मुल्क का यही हाल होगा ना, स्टॉक मार्केट डूब जाएगी। आज इस वक्त शुक्र करें कि आपके प्रोग्राम से पहले मेरे घर की लाइट आ गई, नहीं तो आज ना यूपीएस चल रहे पूरे लाहौर में किसी का, ना किसी का जनरेटर काम करे। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है इस वक्त, तो हम इन अंधेरों में छोड़ के गए थे। मैं तो कह रही हूँ उन्हें सोमोटो ये लेना चाहिए कि बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर ये जो अब सोमोटो लिया गया है, ये तो क्या समझे हम इसको, ये तो बड़ा इल्जाम नहीं लग गया जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं उनके ऊपर कि वो किसी तरह से जो केसेस उनके ऊपर मौजूद हैं उनके ऊपर असरअंदाज होने की वो कोशिश कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा विजिबल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आलिया हमजा साहबा बिस्मिल्लाह पढ़ के बड़ी बातें इन्होंने की हैं, इनको मैं याद दिलाता हूँ। ओए आईजी, मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा, ये किसने कहा था? ये इमरान खान ने कहा था, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को। और फिर उसके बाद किसने अपना काला धन सफेद कराया था? उसका नाम इमरान खान है, और परवेज मुशर्रफ के दौर में। और कौन इमरान खान? वो परवेज मुशर्रफ का जो रेफरेंडम था उसका पोलिंग एजेंट कौन था? इमरान खान था। दूसरी बात, इन्होंने रिकॉर्ड जलने की बात की। भाई रिकॉर्ड तो 5 जगह होता है, 5 मुख्तलिफ दफ्तरों में 5 जगह। अगर कहीं एक जगह आग लग भी जाए तो 4 जगह तो वो महफूज होता है, तो रिकॉर्ड नहीं खजाया होता ये इस तरह बातें कहने से। उसके बाद आपने 3.25 साल में डॉलर 189 पर पहुंचाया भाई, और आपके फैसल वावड़ा ने ऐलान किया था कि डॉलर तो 200 रुपए का होगा, ये मैंने नहीं ऐलान किया था। उसके अलावा विजन, आपके इमरान खान का विजन इतना है कि ये 2 हफ्ते पहले आपके साबिक वजीर खजाना, जो अभी वजीर खजाना थे आपके, उसने कहा इमरान खान के पास तो कोई इक़्तिसादी प्रोग्राम ही नहीं था। उसी ने आज से 1 साल और 1 महीना पहले 1 अप्रैल को एक इंटरव्यू में कहा, और वो शाहजेब खानजादा को दिया, कि हमारी हुकूमत ने तो इक़्तिसादियात का, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मैंने नहीं कहा, ये शौकत तरीन ने कहा। काला धन सफेद करने वाला चोर नहीं है, 8 साल तक अपना फॉरेन फंडिंग केस की चोरी छुपाने वाला चोर और डाकू नहीं है। वो सारी दुनिया में जिसकी बदकिरदारी के किस्से हैं, वो आज भी जनाब अली न्यूयॉर्क कोर्ट में जनाब भागा हुआ है वहां से। वो करप्ट और बदकिरदार आदमी, आप दूसरों को कहते हो चोर, आप नहीं हो। चले मेरे सवाल पर आ जाए ना सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे सवाल पर आ जाइए। अब मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, लेकिन ये आलिया हमजा अगर इस तरह की बातें करेंगी
तो फिर जरा ये इमरान खान के गिरेबान को मैं जरा खोलूं ना कि इमरान खान क्या है। सर अच्छा जनाब, उसके पर्सनल बाद बात नहीं करते ना, जातियात पर नहीं आते, सवाल का जवाब दे दीजिए। तो ना आए ना जातियात पर, ये हमारे ना वजीर आजम ने ना FIA ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जी वो वजीर आला बन गया और वजीर आजम बन गया तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम इससे दस्तबरदार होना चाहते हैं। बाकी ये बात करना कि जी वो डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर साहब फौत हो गए हैं हार्ट अटैक से, तो भाई हार्ट अटैक जो है वो सर लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी तो उठता है ना कि वो टीम जिसने केस पूरा तैयार किया वो अचानक से आपकी हुकूमत आने के बाद दस्तबरदार होने की क्यों बात करेगी? भाई वो तो दस्तबरदार होने की कोई बात करता है तो दूसरा आदमी लग जाएगा, लेकिन अदालत ने तो ये बात नहीं मानी ना। चले अब तो अदालत ने नोटिस ले लिया, कि ये जो तकर्रुर और तबादले हो रहे हैं ये शवाहिद पर, केसेस पर निज़ामी इंसाफ जो है उसके साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर अदालत ने नोटिस लिया है, वहां कोई बात साबित होती है कि गलत तौर पर ट्रांसफर हुई है, अव्वल तो ये एग्जेक्टिव का मामला है। पोस्टिंग ट्रांसफर 100% एग्जेक्टिव का इख्तियार है, किससे काम लेना चाहता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, किससे किसी महकमे का सरबराह काम लेना चाहता है। लेकिन अगर वाकई किसी के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो रही है तो अदालत नोटिस लेती है, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। सही। राना मुबशिर साहब, सर सियासी जमातें जो हैं उनके ऊपर उनके मुखालिफिन इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो इदारों पर असरअंदाज होकर, स्पेशली अगर कोई केसेस उनके ऊपर मौजूद हैं तो उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं और उनको अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं, जितना ताख़ीर उसमें कर सकते हैं वो की जाती है। लेकिन इस तरह से नोटिस और अब सो मोटो नोटिस जो है, इसकी मिसाल आपको मिलती है माजी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि वी शुड अप्रिशिएट द स्टेप टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो उन्होंने सुओ मोटो किया है। बट एट द वेरी सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि जो भी इदारा है, चाहे FIA है चाहे कोई और इदारा है, उसके जो लोग हैं जो स्पेसिफिकली जिनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिनकी वजह से नोटिस दिया गया है, उनको कितनी प्रोटेक्शन मिल सकती है। सो इन द टाइम्स टू कम प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप उनको प्रोटेक्ट ना करें, क्योंकि उनका बहुत कुछ स्टेक पे लगा होता है। सरकारी मुलाजिम जो होता है उसका बहुत कुछ स्टेक पे होता है। सो नोटिस लिया, बड़ी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। उनको प्रोटेक्ट करना वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक उनको करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, कि उनको प्रोटेक्ट करें, और उनके कैरियर जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। सेकेंडली, मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा, देखें 3.5-4 साल से ये केसेस चल रहे हैं, ठीक है। जिसने भी बनाया, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं PTI की बात करूंगा। PTI के दौरे हुकूमत में ये केसेस चलते रहे। व्हाट टू सो लॉन्ग? क्या वजह होगी लगा दिया? भाई आप थे, आप गवर्नमेंट में थे, आप PTI थी, आप गवर्नमेंट थे, आपको चाहिए था कि उनको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करवाते। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स जो सारे वो देख लेने चाहिए थे ना आपको। देखिए, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन पे फर्द जुर्म का, जिन पे कोई चीज प्रूव भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो जेलें काट के आ गए। जब वो जेल काट के आ चुके हैं तो देखिए, एक आम आदमी, आप होंगी, मैं हूंगा, हम कहेंगे यार ठीक है, एक बंदे ने जेल काटी है तो डेफिनेटली उसने कोई गड़बड़ की है। डेफिनेटली ये नहीं, आप ये नहीं कह सकती, या मैं नहीं कह सकता कि नहीं यार वो जेल तक काटा है लेकिन उन्हें कितना कुछ नहीं, अभी तक प्रूफ 4 साल लंघे, प्रूफ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? उसमें मेरा कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। या मुझे किसी को लॉजिक ये नहीं सुनना कि जनाब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू दिस, नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस। बट एट द सेम टाइम देखें, ये होता रहा है, होता रहेगा कि जनाब यहाँ पे असरअंदाज होते हैं लोग। जो भी हुकूमत होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, वो असरअंदाज करती है इन वन वे और दी अदर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंड इट विल ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, इसको कोई रोक भी नहीं सकता, टू टेल यू वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिड पुट देयर फुट डाउन और उन्होंने ये स्टेप लिया है, इसमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि देखें, कैरियर्स लोगों के हमने डिस्ट्रॉय होते हुए देखे हैं। सो यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन के कैरियर्स डिस्ट्रॉय होते हुए हमने देखे हैं और ये होता है। तो हमने उनको
प्रोटेक्ट करना है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई उनको भी उनको ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर, खासतौर पर मईशत को लेकर उसकी बात कर लेते हैं। आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और स्पेशली मार्च से पहले तक महंगाई बहुत ज़्यादा थी। बार बार आपसे सवाल भी होते थे, आप लोग और आपके जो रहनुमा हैं वो खुद भी इस बात का एतराफ़ करते थे कि जी महंगाई तो है और आम आदमी जो है उसको परेशानी का सामना है। शेख रशीद साहब कई मरतबा ये बात कर चुके हैं कि मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि महंगाई जो है उसको ज़रा कंट्रोल करे। फिर अचानक से तहरीक अदम एतमाद आती है, कामयाब होती है और कामयाब होने के बाद नई हुकूमत आती है और आप ऑपोजिशन में चले जाते हैं। ऑपोजिशन में जाने के बाद आपका एक नैरेटिव बनता है और अचानक से जो जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी करनी थी, जो मुश्किल फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने थे, वो अभी इस हुकूमत को करने पड़ते हैं। तो कहीं अंदर ही अंदर आप लोग खुश तो नहीं होते कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? आयशा, मैं 2-3 बातें पहले क्लियर कर दूं, फिर मैं आपकी बात की तरफ आती हूँ। लेकिन इस केस में मैं सिर्फ एक बात बताऊंगी, हम पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे हैं, दिल को कोई खुशी नहीं हो रही। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज है, पाकिस्तान पहली प्रायोरिटी है, पाकिस्तान है तो हम हैं। सो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं था, ये इस मुल्क के साथ जुल्म था। और मैं बार बार ये कहूंगी कि चोरों, लुटेरों, उचक्कों को इस मुल्क के ऊपर जो है ना मुसल्लत किया गया, और ये मैं प्रूफ करूंगी। मैं किसी के किरदार के किस्से नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि इनके किरदार के किस्से अगर मैं आई ना तो सदीकुल फारूक साहब को पता है कि उनके किरदार के किस्से का है, इसलिए टॉपिक के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, और लॉजिक से जवाब दें तो बहुत अच्छी बात है। 189 का डॉलर किस दिन था? अगर इनको ये नहीं पता तो अफसोस होगा मुझे। 7 मार्च को 175 का डॉलर था और आज 205 का डॉलर है। हमारे पौने 4 साल के अंदर जिस दिन हमारे इलेक्शंस हुए थे उस दिन के डॉलर का रेट मैंने इसलिए निकाल के रखा था, कहती हैं तो मैं आपको भेज देती हूँ, आप इन्हें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। उस दिन का रेट हमने निकाला था, उस दिन का रेट था 129, यानी हमारे पौने 4 साल के अंदर हम 129 से 175 के अंदर गए, और ये अपने 32 दिन के अंदर आज 204 पे भी आपको मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा डॉलर। अब ये कहेंगे क्यों? बात सिर्फ इतनी है कि जब अनसर्टिनिटी हो मार्केट में, जब कोई डिसीजन मेकिंग ना हो रही हो, जब डिसीजन मेकिंग, पेट्रोल की प्राइसेस कराने के लिए भी आपको नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलानी पड़े, आपको 14 इत्तेहादियों के सहारे की जरूरत हो, वो इमरान खान जैसा हौसला नहीं कर सकता। और जिसको ये मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट कह रहे थे ना, उसी मुशर्रफ को पीडीएम ने पूरे प्रोटोकॉल में रुखसत किया था। वो इमरान खान था जिसने कोविड पे डिसीजन लिया था कि मईशत भी बचाऊंगा, अवाम भी बचाऊंगा और प्रॉपर लॉकडाउन नहीं करूंगा। यही लोग थे जो एफआईआर करना चाहते थे। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि पूरा मुल्क बंद हो जाए, ये भी चाहते थे पूरा मुल्क बंद हो जाए, लेकिन हमने नहीं किया था, टफ डिसीजन लिए थे। वही ना अहल इमरान खान है जो इसी खजाने के साथ लंगर भी चला रहा था, पनाहगाहें भी चला रहा था, कर्जे भी वापस कर रहा था। इस मुल्क में आज जो कंसेक्टिव कभी हिस्ट्री में हुआ है 75 साल हिस्ट्री में कि कंसेक्टिवली 2 साल आपकी ग्रोथ, और ये मैंने नहीं कहा, इनके अंडर आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसके फिगर हैं कि पिछले साल की ग्रोथ थी 5.67 और अब जो एस्टिमेटेड ग्रोथ आई है दैट इज 5.97, यानी 6% की ग्रोथ है। मैं पूछूं इनसे इनके तीसरे साल में ग्रोथ कितनी थी? इनके तीसरे साल में जरा मुझे बता दें कितनी ग्रोथ थी। ये तो आखिरी साल पे हमें छलांगे लगाकर बताते हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ हम 7.2% पर, ज़राअत 4.4% पर और सर्विसेज 6.1% के ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। मैं ये मेरे फिगर्स नहीं है, इनके अंडर आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग के फिगर हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आलिया साहिबा ये तो आप मानेंगी ना, ऑस्ट्रेलिया पहली दफा आलिया साहिबा ये तो आप मानेंगी ना कि अगर ये फैसले अगर करने पड़ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अब इस हुकूमत को करने हैं, तो फिर इलेक्शन में जाकर आपका बयानिया मुख्तलिफ तो होता ही, लेकिन इस तरह का बयानिया आप बना नहीं पाते जैसा इस वक्त बन चुका है। नहीं, अब आयशा हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया? हमने टफ रिफॉर्म्स किए, ये कोई माने या ना माने। हमने डॉलर को जो है फ्री हैंड दिया, फ्री फॉल किया। हमने डॉलर को 100 पर बांध कर नहीं रखा और 22 अरब हमने नहीं झोंक दिया कि हमने डॉलर को, हमने इंपोर्ट को कर्ब किया और वो इंपोर्ट लाए जिससे इंडस्ट्रीज बता। आज तक आपने देखे कि पाकिस्तान जो है वो गाड़ी एक्सपोर्ट करो, आज तक आपने देखे कि पाकिस्तान मोबाइल एक्सपोर्ट करो,
माने गलती हुई है, माने मिसकैलकुलेशन हुई है। और जो राना मुबशिर साहब बात कर रहे थे, बहुत मेरे लिए रिस्पेक्टफुल है, मैं उनसे, उनको भी पता है। खान ने एक ही बात की थी, उससे आगे मैं बात नहीं करूंगी। जिन लोगों ने कुछ करना था वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, जिन लोगों ने कुछ करना था उन्होंने ही नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया था, और जिन लोगों ने कुछ करना था उन्होंने इस मुल्क की ये हालत होने दी। अफसोस ये नहीं है, चोरी का कहा गया था, चोरी की मुदाखलत का कहा गया था, काम तो बनता था कि मुल्क पर चोरी होने लगी है। हुआ क्या, डाका डाल दिया मेरे मुल्क के ऊपर। और अभी भी हम ये कहेंगे, और केसेस की बात करूं, क्यों जरदारी पे केस इमरान खान ने आकर बनाया था, या बाकी केसेस सवाए इनके जो ये जो मसरूर अनवर और मकसूद चपड़ासी वाला, जिसकी भी पूरी रसीदें इनके अकाउंट्स में टीटियां लगी हुई हैं, उसके अलावा तो पीटीआई ने इनका कोई केस ही नहीं बनाया। और इनमें से तो किसी ने फर्दे जुर्म लगने नहीं दिया। कभी एक की कमर दर्द हो जाती थी, कभी एक जो है वो व्हीलचेयर के ऊपर आता था, एक एम्बुलेंस के ऊपर आता था। क्या हम ये जुल्म करते रहे? हम तो अब भी कह रहे हैं, खुदारा दो नहीं एक पाकिस्तान, जो गरीब को धनिया चोरी पे पकड़ने, तो जिन्होंने इतने इतने फ्लैट्स बनाए, खुदारा उन्हें पकड़े और बंद करें। ठीक है आलिया साहिबा, आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया, और मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे, इसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सदीकुल फारूक साहब, सर आपसे एक सीधा सा सवाल करूंगी कि क्या फैसला किया है इस हुकूमत ने नए इंतखाबात से मुतालिक? अब जल्द करवाने हैं, अर्ली इलेक्शन होंगे, या फिर ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी 9 अगस्त तक। लेकिन मैं एक लम्हा, ये आलिया हमजा साहिबा कोविड-19 की इन्होंने बड़ी बात की कि हमने ये किया और वो किया, और गैर मुल्की इमदाद जो 1.3 बिलियन डॉलर की आई, उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में 40 अरब रुपए की करप्शन जब सामने आई, तो इमरान खान ने वो रिपोर्ट दबा दी, और फिर IMF के दबाव पर वो रिपोर्ट बाहर निकाली। ये इतने नेक लोग हैं कि इन्होंने कोविड-19 की गैर मुल्की इमदाद में भी 40 अरब रुपए खाए हैं। फिर दूसरी बात, उन्होंने लंगरों की बात की। ये लंगर सैलानी के चलने वाले लंगर इन्होंने उन पर कब्जा कर लिया। 2, तीसरी बात जो है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील कर लिया। क्या बात है, ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था 10 साल से, इन्होंने आके उसका नाम तब्दील कर लिया। ये इन्होंने मतलब खिदमत की। एग्रीकल्चर ये आए तो इन्होंने हमारे दौर की गंदम एक्सपोर्ट भी की, चीनी भी एक्सपोर्ट की, और इतनी की कि फिर इंपोर्ट करनी पड़ गई, इतनी ज्यादा कर दी। इन्हें 8 मौसम मिले हैं, 4 मौसम खरीफ के और 4 रबी के, यानी गंदम, उसके साथ कपास, उसके साथ मतलब चने की और मसूर की दालें, और उधर इनको जनाब की मिली अपना चीनी, और उसके साथ सारी चीनी के साथ दूसरी फसलें, और जो DPC थी, जो अपना खाद है, वो जनाब 950 वाली अपना वो कितनी गालिबन वो 9000 से ऊपर, 1350 वाली 9000 से ऊपर चली गई, और यूरिया मिल नहीं रही थी। और इन्होंने बम्पर क्रॉप का नारा लगाया, और पिछले साल भी 20 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ी, और इस साल भी गंदम कम है। तो ये ज़राअत। सर सदीकुल फारूक साहब, आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है मुद्दत पूरी करेगी, तो उसके लिए जो मुश्किल फैसले करने हैं वो भी करने पड़ेंगे। तो सर उसमें ताखीर क्यों हो रही है? कब तक जो है तवक्को रखें हम कि ये फैसले हो जाएंगे? जो तबाही का फ्लड गेट इन्होंने खोला था, जिससे हर चीज जो है वो तबाही की तरफ जा रही थी, उसको बंद करने में कुछ वक्त भी लगेगा, कुछ थोड़ा सा। हमें टोटल 5 हफ्ते हुए हैं, जिनमें 1 हफ्ता तो ईद की छुट्टियां चली गई। इनसे जब 100 के बाद पूछा इमरान खान से, तो इन्होंने कहा यार 6 महीने तो होने दो। 6 महीने के बाद पूछा तो कहा साल तो होने दो। जब साल के बाद पूछा तो कहने लगे 5 साल। उसके बाद नारे मारने शुरू कर दिए। ये सियासी अदम इस्तेहकाम, ये इन 4-5 हफ्तों के अंदर जो हमने देखा है, स्टॉक मार्केट की क्या हालत है, डॉलर की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली सवाल तो बनते हैं। ठीक है, मैं राना मुबशिर साहब की तरफ जाती हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगी आपकी तरफ। एक जुमला सुन लें जी। ये इंशाअल्लाह
2-1 हफ्तों में, 3 हफ्तों में ये मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक। IMF के साथ मुज़ाकरात भी बेहतर हो जाएंगे, बाकी भी चीज होगी, और बिल्कुल सख्त फैसले भी हम 2-4 दिन में ही इंशाल्लाह कर लें। अच्छा, 2-4 दिन में हो जाएंगे। ठीक है राना मुबशिर साहब, ये जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर, और डेफिनेटली ये भी खबरें पहुंचाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि आगे मजीद महंगाई के लिए भी तैयार रहे अवाम। तो सर ये इसका वाहिद हल क्या है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि इलेक्शन की तरफ जाते फ्रेश मैंडेट लेकर जो भी हुकूमत आती वो एक मजबूत मैंडेट के साथ जाती IMF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, या फिर अभी भी कोई गुंजाइश है इस हुकूमत के पास कि वो हालात को ठीक कर ले अगर वो मुद्दत पूरी करती है तो? Aisha, what I think is कि as we talk now, as we are talking right now in this show, IMF के साथ negotiations है ना इनके चल रहे हैं। अच्छा, they're trying to get an edge from there. The edge is कि आपने 90 रुपए 90 रुपीस डीजल पे प्राइस बढ़ानी है। अब 90 रुपए डीजल की प्राइस जो बढ़ेगी तो वो आप कोशिश ये कर, यानी कि ये लोग कोशिश करेंगे कि उसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। अब IMF इस चीज पे एग्री होता है कि नहीं होता कि वो ग्रेजुअली आप लोग बढ़ा सकते हैं, या आपने एकदम जो है 90 रुपए डीजल की प्राइस बढ़ानी है। नंबर 1 वो इस पे नेगोशिएशन कर रहे हैं। सेकेंडली, इन्होंने तकरीबन कोई 47 रुपीस पेट्रोल पे बढ़ाने हैं, ठीक है, लीटर पर। अब वो 1 लीटर पर 47 रुपीस एक गो में इन्होंने बढ़ाने हैं, या उसको भी ग्रेजुअली ये करेंगे। सो सेम गोज फॉर लाइक अदर यूटिलिटीज ऑल्सो। सो उसको ये मैनेज करेंगे, कैसे पुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि अगर ये सारी चीजें अगर ये हीट फेस भी कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो होगा, डेफिनेटली होगा, उसमें साइंस नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, वहां का बिल्कुल होगा रिएक्शन ना। उसमें प्राइस हाइक भी होगी, बहुत ज्यादा होगी। और ये जब फ्री फॉल की बात करते हैं ना, फ्री फॉल डॉलर की, ये फ्री फॉल डॉलर को जिस तरह आपने छोड़ा हुआ है, ये तो 1 साल से मैं रो रहा हूं कि इसे फ्री फॉल अगर डॉलर को छोड़ेंगे आप लोग तो ये 200 भी क्रॉस करेगा, ये 250-250 पे जाएगा। ठीक है, आप रोक ही नहीं रहे इसको। चाहे PTI थी वो नहीं रोक रही थी, अभी जो हुकूमत है वो भी नहीं रोक रही इसको। ठीक है, सो रोक ही नहीं रहे उसको। सो इसको मैं तो नहीं बता सकता, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, सो ऑब्वियसली whosoever is in the corridors of power, चाहे पहले थे या अब थे, उन्हें चाहिए था कि इसकी फ्री फॉल को तो रोकते हैं वो कम से कम। अच्छा, आगे एक और बड़ा मसला है, अगर ये लोड शेडिंग करते हैं 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अगर, तो उस पे तकरीबन कोई $125 मिलियन बचाते हैं। अच्छा, $125 मिलियन बचाते हैं। मतलब कि 1 घंटे की आयशा लोड शेडिंग होगी ना, तो वो $125 मिलियन बचेगा हुकूमत को। ठीक है, अच्छा अब आप देख लें कितने कितने घंटे ये इसको आप चेक कर लीजिएगा सिद्दीकुल फारूक साहब, ये आपके अपने 125 मिलियन कह रहे हैं आप। ये सर आप अपने इकोनॉमिस्ट से शायद खाकान अब्बासी साहब से कंफर्म कर लीजिएगा, वो उनके बकौल है ये। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि $125 मिलियन कह रहे हैं या बिलियन कह रहे हैं? मैं तो मिलियन कह रहा हूँ, मिलियन कह रहे हैं। वैसे इकोनॉमी इतनी है, लेकिन वो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप डबल चेक कर लीजिएगा, और ये आपके शायद खाकान अब्बासी साहब के बकौल है। अच्छा खैर, द पॉइंट इज कि दे आर इन अ catch-22 सिचुएशन। अब इस सारी चीज का फायदा किसको है? फायदा है इसका पीपल्स पार्टी, जो अलायंस है बैठे हुए, उनमें सबका फायदा किसमें? पीपल्स पार्टी का फायदा है। पीपल्स पार्टी का फायदा इसलिए है कि उन्होंने अगर आय किया है, फोकस किया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे किया है। उनके बंदे हैं, उनके बंदे मिनिस्ट्रीज में हैं, उन्होंने अपने बंदे अकोमोडेट किए हैं मिनिस्ट्रीज में, बट देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ज्यादा उन्होंने फोकस रखा हुआ है। ठीक है, सो वो हीट जो है अवाम की हीट, या वैसी जो हीट उनको बर्न जो फेस करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा बनिस्बत 11 बातों के। 11 फेस क्योंकि नून लीग का है, और नून लीग के ऊपर ही हम बैकलैश भी देख रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट इट्स नून लीग। नून लीग है, उसको हीट ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। नून लीग जब हीट फेस करेगी तो कल जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो आप 20 सीटों पे, 40 सीटों पे आप वहां पे जनाब उसको कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीपल्स पार्टी ये कर लेंगी ना। 40 MPA की सीटों पे कर लेंगे, 20 आप MNA की सीटों पे एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने इत्तेहादियों के साथ, इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? बट देन अगेन ये रहेगा कि उसमें सफर करेगी मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून
आएगी या सारी जमातें, ये 10-11 जमातें जो है, ये जब इलेक्शन लड़ने जाएंगी तो आप जब जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हलकों में जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो आप क्या कि और राना साहब, अब जो बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, उससे महसूस भी होता है कि उनको अब समझ आ रही है कि उनको सामने रख के सारा बैकलैश जो है उनके ऊपर आएगा और बाकी एलाइज पार्टी जो है, इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सर, एक चीज़ मैं ज़रा ये जानना चाहूँगी, ऐसे भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए कभी कोई नाम सामने आता है, कभी कोई नाम सामने आता है। डॉक्टर हफीज़ शेख साहब जो हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनको बुरी ज़मानत भी मिली है और हो सकता है कि वो निगरान सेटअप का हिस्सा हो, निगरान वज़ीर आज़म हो। लेकिन एक ये भी बात की जा रही है कि अगर निगरान सेटअप आएगा तो वो 2 महीने के लिए नहीं, कम से कम 2 साल के लिए भी आ सकता है, बांग्लादेश मॉडल की तर्ज पर जो 2007 में हुआ था। तो सर, ऐसी भी कुछ इतलात हैं आपके पास कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट भी हो सकती है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स? वेरी गुड क्वेश्चन आयशा। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है ना, आप जो मर्जी कह लें, इस सारे इत्तेहादी जो है ना, ये इनका जो ट्रस्ट लेवल है वो ये सर्वाइव करना चाह रहे हैं, ये सर्वाइव करना चाह रहे हैं। और मैं 2 चीजें यहाँ पे काइंडली वेरी क्विकली आई से दीज थिंग्स। एक तो हमारी पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन है, आई रियली रिस्पेक्ट हर, मैं उनका बड़ी इज्जत करता हूं, मौजूद है। केसेस मैं तो पिछले 2.5 साल से कह रहा हूं कि अगर नेट रिजल्ट केसेस का ना निकला ना तो सिचुएशन बन जाएगी, इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट। एंड एट दैट टाइम 2.5 साल पहले सिटिंग गवर्नमेंट कौन सी थी? पीटीआई की थी। और इसको इमरान खान ने खुद भी एक्नॉलेज किया कि हाँ ये गलत हुआ, कि हमें चाहिए थे कि हम फैसले करते ताकि हमें जो हीट फेस करना पड़ रही है कि इतने लंबे लंबे स्ट्रेच हो रही थी सारी चीजें, वो ना होती। भी जो आपने बात की कि ये केयर टेकर सेटअप इज द ओनली सेटअप जो सारी हीट फेस करने के लिए तैयार होगा। Exactly. अगर प्राइस तो होनी है, लेकिन प्राइस है रोक ही नहीं सकते। बिजली का बिल हो, गैस हो, अपना पेट्रोल हो, डीजल हो, इसने बढ़ना ही है। जब बढ़ना है तो लोगों की चीखें निकलनी है। लेकिन वो अवामी नुमाइंदे नहीं है, सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है, उन्होंने अवाम में जाना नहीं है वोट मांगने के लिए, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा कोई। फर्क कोई नहीं पड़ेगा। पॉलिटिशियन जो है जब ये लेने जाएंगे, हलकों में जाएंगे, वोटें मांगेंगे और कहेंगे जनाब कि इमरान खान करके चला गया, तो नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट। और ये हम राना मुबशिर साहब, ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी एक्सेप्टेबल हो सकता है अगर एक लिहाज से देखा जाए तो। लास्ट 2 मिनट्स हैं, मैं चाहूंगी कि आलिया हमजा साहिबा जो हैं उनसे मैं कमेंट भी ले लूं। आलिया साहिबा, अब हुकूमत की जानिब से आप सुन ही रही हैं, सदीकुल फारूक साहब भी यही कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और हम तैयार हैं मुश्किल फैसले करने के लिए। तो इलेक्शन में तो नहीं जा रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाएं। तो अब आपका जो लॉन्ग मार्च है वो फिर हम क्या 2014 वाले मनाजिर दोबारा से देखेंगे धरने के? आयशा, मैं इस पे तो बाद में आऊंगी, सबसे पहले मैं 2-3 बातों का जवाब दे दूं। अच्छा, 2 मिनट है हमारे पास, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, जो भी खाया पिया, अब देखें ये हुकूमत के अंदर है, या आकर करप्शन पर बातें करें, जो मर्जी करें, केसेस खोलें, अदालतों में लेकर जाएं, नैब में लेकर जाएं, अवाम के सामने लाएं, केसेस लेकर आएं मीडिया के ऊपर। अब इस पे बात नहीं होगी। दूसरी बात, इन्होंने जो बातें की, मैं बिल्कुल फिगर्स, और आज ही की मैं पब्लिक अकाउंट्स की फिगर बताती हूँ। कॉटन की प्रोडक्शन जो है 18.6% ग्रो की है, शुगर के 9.6% ग्रो की है, ग्राम्स हमारे 51.6% ग्रो किए हैं, पोटैटो 34.8% की ग्रोथ है, राइस की 10.7% की ग्रोथ है, और उसके अलावा मेज की 8.6%, मूंग लेने 28.9%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.4%। हम ये सब कुछ डेटा नहीं दे रहे, ये सारा डेटा इनकी हुकूमत के अंदर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो आ जाकर ये डेटा दिया है उन्होंने, और ये डेटा मैंने यहाँ पर पेश कर दिया है। बात इतनी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि किसान अब रुल रहे, उसे नहरी पानी नहीं मिल रहा, यूरिया की प्राइस इनके 32 दिन के अंदर 1000 की बढ़ी है, डीजल उसको मिल नहीं रहा, उसके मवेशियों तक के लिए पानी नहीं है। हमने 4.5 साल के अंदर वक्त खत्म हो गया है और मुझे नेक्स्ट की तरफ अपने जाना है, और उससे पहले ब्रेक भी लेनी है। माजरत के साथ सदीकुल फारूक साहब को मैं मौका नहीं दे सकी, वो मुझे बार बार कह रहे थे, लेकिन वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद जुबैर खान साहब। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की मईशत से मुताल्लिक इस वक्त ट्रू पिक्चर है क्या, कौन से अहम
और कौन से मुश्किल फ़ैसले हैं जो इस हुकूमत के लिए लेना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक ये हुकूमत ले नहीं पाई है। आज IMF के साथ मुज़ाकरात का पहला रोज़ भी था, दोहा मुज़ाकरात। उसमें जो वज़ीर ख़ज़ाना है मिफ्ता इस्माइल, उनकी जानिब से जो शराइत लगाई गई हैं IMF की जानिब से, और इसके साथ साथ जो अहदाफ दिए उन्होंने उनको पूरा करने की यकीन दहानी कराई है। जो शराइत IMF ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम अगले बजट से पहले वो पूरा कर लेंगे और उसके बाद वहाँ से जो $1 अरब है मिलना है पाकिस्तान के लिए, वो दिया जाएगा। लेकिन उसकी एक सियासी कीमत है, और ये सियासी कीमत क्या ये हुकूमत उठाने के लिए तैयार है। और डॉलर जो इस वक्त बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता चला जा रहा है, आज ओपन मार्केट में 200 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ है। ये कहाँ पर जाकर रुकेगा और इसके असरात क्या आएंगे आम आदमी की ज़िंदगी पर, इसके पर अब बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान जिन मौशी मसाइल में फंसा हुआ है, इनसे निकलने का रास्ता क्या है? कौन से इकदाम ऐसे हैं जो इस हुकूमत को करने पड़ेंगे यहाँ इन हालात से निकलने के लिए? आप देखिए, दो किस्म के इकदाम हैं। अभी तक मैं सिर्फ जो इकोनॉमिक वो है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो उसको दूर करना है। अब ये दोनों काम बड़े जरूरी है, खास तौर पर जिस कि डॉलर की जो वो है, ये जो बढ़ती हुई कीमत है उसको रोक। यहाँ पर जो एक मसला है वो तो है IMF के साथ, पाकिस्तान के अपने करेंसी के ज़खायर जो है, और IMF का एक चल रहा था जो रुक गया इस वजह से कि जहाँ पर बजट के से मुतालिक जो क्या कंडीशंस थी या जो उसके वो थे वो क्रॉस हो। वो क्यों हुई? PTI की हुकूमत ने आखिरी दिनों में क्या किया कि आलमी मंडियों में तेल कर रही थी, उसका जो बोझ था वो अवाम नहीं जाने दिया, की वजह से एक सब्सिडी पैदा हुई और उसका अंदाजा लगाया जाता है तकरीबन महीने में 110-120 अरब रुपए का ये एक एडिशनल खसारा है जो बजट आ रहा है। ये अभी IMF तयशुदा उसमें ये फिट नहीं होती। अभी जो नई हुकूमत आई है उन्होंने बहुत देर कर दी, इस दौरान में खसारा मजमूई तौर पर इससे भी बढ़ गया है। लेकिन साथ ही जो इन्होंने नहीं किया वो कि अगर ये अवाम पर उसका बोझ नहीं डालना चाहते तो इनको चाहिए था कि अपने और अखराजात कम करते। इस हुकूमत ने वो अखराजात भी नहीं कम किए। जब वो दोनों नहीं कम किए तो अब IMF का प्रोग्राम जो है उसको फिर रीस्टार्ट करने के लिए काफ़ी इनको दुश्वारी है। एक तरफ उसकी जो सियासी असरात हैं, दूसरे जो उसके इकोनॉमिक असरात हैं, मैं कहूँगा वो भी बहुत मुज़िर हैं। आप ये कीमतें बढ़ाएंगे तो जो महंगाई है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक के पास कोई भी तरीकाकार नहीं है। अभी तक स्टेट बैंक जो इस्तेमाल कर रहा था तरीकाकार 3 सालों से वो तो नाकामयाब है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, मैं उस पर काफी कुछ कह चुका हूं, फिर मैं और नहीं कहता। वो एक नहीं चलता। तो एक तरफ तो आप जब ये कीमतें बढ़ाएंगे उसका बोझ भी गरीब अवाम पर आएगा, तेल की कीमतें, और दूसरा ये कि जब उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी तो वो भी आएगा। मेरे ख्याल में उसकी वजह से जो सियासी वो है इंस्टेबिलिटी वो और भी बढ़ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से जो मुझे अंदाजा हो रहा है या जो मैं समझ रही हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हुकूमत जो है वो दोनों तरफ से फंसी हुई है। अगर वो कीमतें बढ़ाएगी तो आवाम के ऊपर बोझ आएगा, दूसरी तरफ अगर वो कीमतें नहीं बढ़ाती, IMF की शराइत पूरी नहीं करती है, तो IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली मईशत को नुकसान और आवाम के लिए नुकसान होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उनके पास है रास्ता, और ये अपने अखराजात कम करें और बहुत तेजी से कम करें ताकि वो जो एडिशनल वो है वो उसका ये जो खसारा आ रहा है तेल की कीमत ना बढ़ाने की वजह से वो उसका ये बदल दे। अब साथ ही हम देख रहे हैं कि एक सियासी बहरान भी चल रहा है जहां पर हुकूमत के ऊपर प्रेशर है कि आप इलेक्शन कराएं। तो इन हालात में मुझे लग ये रहा है कि अगर IMF के साथ समझौता हो भी जाए
मेरे ख्याल में डॉलर के ऊपर प्रेशर तब भी जारी रहेगा और ये डॉलर की कीमत और भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इनको अखराजात में कमी करनी चाहिए, लेकिन आज जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 80 से ज़ायद मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया और कुछ की ड्यूटी भी बढ़ा रही है ये हुकूमत। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इकदाम है और करंट अकाउंट खसारा इससे कम होगा, डॉलर की कीमत में इससे काम आएगा? लेकिन दूसरी तरफ जो साबिक हुकूमती टीम थी, हमाद अजहर साहब, उनका मैं ट्वीट पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि हमने भी फैसले किए थे, लेकिन अगर इस तरह से आप दरामदाद में पाबंदी लगाएंगे तो जो दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ आपकी ट्रेड होती है उनके साथ ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। नहीं, ताल्लुकात से बढ़कर है, उन्होंने भी किया था और ये गलत इक़दाम थे, ये जो थे नाकामयाब थे, इसीलिए अभी तक करंट अकाउंट के डेफिसिट चलता आ रहा है। जो ये तो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक नहीं है। अगर आप एक जगह से कोई कुछ अशिया को रोकेंगे तो वो जो डिमांड है डोमेस्टिक वो किसी और अशिया की तरफ चली जाती है। ये तरीका नहीं है, इसका एक ही तरीका है कि आप जो बजट का खसारा है, जो हमारी जो अखराजात है, जो हमारी पैदावार से ज़्यादा हैं, उनको आपने बहुत तेज़ी से कम करना होगा। और मनी सप्लाई ये एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन जो टोटल मनी सप्लाई है उसको आपने कम करना है, उससे इन्फ्लेशन कम होगी। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की असूलों के मुताबिक चलना होगा। असल में इस हुकूमत के पास और पिछली दोनों के पास ऐसे टीम नहीं है जो इन चीज़ों को समझे कि जो आपका फिस्कल पॉलिसी है, यानी कि बजट की पॉलिसी या स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सटर्नल पोजीशन जो है आपके डॉलर वगैरह, ये सब आपस में बंधी हुई हैं। आपने एक कदम लेंगे उसके असरात चारों तरफ होते हैं, तो आपने इसको सोच समझ के फैसला करना होगा, बहुत लाजमी है बजट डेफिसिट को। सही डॉक्टर साहब, मसला ये है कि पिछली हुकूमत भी ये क्लेम करती थी कि हमारे पास बड़ी एक्सपर्ट टीम है, और ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी तब भी ये कहती थी कि हम आएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे, लेकिन सूरत हाल में मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है और यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि GDP ग्रोथ जो है वो 6% के करीब रही है, और इसको पिछली हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है और कह रही है कि हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई इसलिए हमें हटाया गया। क्या वाकई में इतनी अच्छी मईशत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कि 6% के करीब GDP ग्रोथ रही हमारी? जी देखिए, मेरे अपने आदाद शुमार तो नहीं है, हुकूमत के अपने आदाद शुमार होते हैं, उनकी स्टेटिस्टिक्स होती हैं, मुझे उस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान का मसला ग्रोथ रेट का नहीं है, जिसे हम कहते हैं इंस्टेबिलिटी का। इंस्टेबिलिटी क्या होती है इकोनॉमिक? एक ये कि आपकी कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरा ये कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपके जो फॉरेन करेंसी के जो ज़खायर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। उन दोनों पैमानों पर अगर आप देखें तो ये पिछले 10-15 साल से ये तमाम सियासी हुकूमतें जो हैं ये फेल हो रही हैं। अगर धड़ाधड़ आप पैसे लगाए जाए, देखिए इस वक्त जो हुकूमत के अखराजात हैं टोटल मजमूई 5 हुकूमतों के, वो GDP के यानी कि जो हमारी कौमी पैदावार है उसका 24% यानी कि चौथा हिस्सा के करीब ये हुकूमत खर्चे जा रही है, ये वो खुद खाई जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो कीमतों पर दबाव है और करंट अकाउंट का है, तो वो तो डॉक्टर साहब एक चीज क्लियर कीजिएगा, क्या पिछली हुकूमत के भी अखराजात इसी तरह से थे जिस तरह से इस हुकूमत के हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बात कर रहा हूँ PTI और उससे पहले नून लीग और उसके बाद पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तीनों के हुकूमतों के बजट डेफिसिट से बहुत बड़े थे। अब इनको ये, और इन्होंने एक कानून है, इसी पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, उसको कहते हैं डेट लिमिटेशन एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। उसके तहत आपके जो मजमूई कर्जा है उसकी जो शरह है, उसकी जो हद है वो मुकर्रर की गई थी कि वो आपकी GDP के 60% से ऊपर नहीं होनी चाहिए या 65% से ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो इस वक्त 85-90% के करीब चल रही है। ये तो कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट को परवाह नहीं, उन्होंने वोट जीते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त बजट अगला वाला है, ये सियासी बजट नहीं होना चाहिए, इसको पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बनना चाहिए ताकि उसमें पाकिस्तान की खैर हो। अगर जो भी पार्टी बनाएगी वो तो कोशिश ये करेगी कि वो वोट जीते, और वोट के लिए सबसे अच्छा ये पैसे लगाओ, सब्सिडीज दो, फलाना प्रोग्राम। ये मैं कहता हूँ आप जरा ये चीज़ टेक्निकल टीम को करने दें, आप फिलहाल अपनी कैंपेनिंग करें। और वो मैं तो इसके हक में हूँ पहले दिन से, जब से हुकूमत गई है, कि आप जनाब
ये इलेक्शनियरिंग के काम आप लोग करें, और ये बजट और ये जो नेगोशिएशन है आईएमएफ के साथ, ये टेक्निकल टीम्स केयरटेकर गवर्नमेंट को छोड़ दे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी तासुर है कि आईएमएफ वैसे तो आलमी मालियाती इदारा है, लेकिन अमेरिका का इसके ऊपर असर और रसूख बहुत ज़्यादा है पॉलिटिकली। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि अमेरिका अगर चाहे, अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान को प्रेशराइज करा सकता है, या फिर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि इस तरह होता है? जनाब देखिए, मैंने वहाँ पर 12 साल काम किया, बड़े अहम ममालिक पर, टर्की पर, यूरोप के ममालिक पर। इस तरह की चीज़ें नहीं होती। सिर्फ जब कोई बहुत ही ऐसा मुल्क हो, जैसे पनामा में था या लीबिया में था, तो अमेरिका सिर्फ नहीं, बाकी यूरोप, अमेरिका का अपना वोट इतना बड़ा नहीं है। वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसमें हर मुल्क की जो नुमाइंदगी है वो उनके मईशत के उसके मुताबिक उसका कहना होता है। अमेरिका और का मैं खबर 10-15% से ज़्यादा वोट नहीं है, तो वो कितना असरअंदाज हो सकते हैं। यूरोप का भी कुछ मिलाकर, तो ये तमाम ममालिक का, पाकिस्तान की भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। बात यह है कि अगर आपका जो प्रोग्राम है मईशत को ठीक करने का, वो इसके बराबर ना हो कि वो अपने जो उसने टारगेट सेट किए हैं वो अचीव कर सके, तो वो बोर्ड नहीं, स्टाफ पहले नहीं अप्रूव करेगा। और स्टाफ जब लेकर जाता है बोर्ड के पास, तो फिर बोर्ड अक्सर अप्रूव करता है, सिर्फ अलावा इनके कि भाई 1-2 चीज़ें ऊपर कर दी, 1-2 चीज़ें नीचे कर दी। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर कोई ख़तरा में नहीं है, लेकिन हमने अपनी मुल्क की खातिर मईशत को बचाना है। इस वक्त अगर हम धड़ाधड़ पैसे लगाते जाएंगे, ये तो हम मकरूज से मकरूज तर होते जा रहे हैं। हम बच्चों के लिए क्या छोड़ेंगे? ये जो जिस चीज़ की इमरान खान ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें एक आज़ादी चाहिए, लेकिन आपकी जब तक इक़्तिसादी आज़ादी नहीं होगी, आप जब तक मकरूज रहेंगे, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये एक ख्वाब ही रहेंगे, ये एक ऐसी तसव्वुर रहेगा। तो बड़ा लाजमी है कि हम पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपनी अचीव करें। ठीक है। और डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि आवाम को भी जो ट्रू पिक्चर है इस वक्त इकोनॉमी की, और कौन कौन से मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और आवाम को किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि श्रीलंका से आजकल पाकिस्तान की मईशत जो है उसको कंपेयर किया जा रहा है। सवाल मेरा ये भी है कि क्या हमारे हालात इस हद तक बुरे हो चुके हैं कि श्रीलंका में जो हो रहा है उससे कंपेयर किया जाए? दूसरी तरफ ये कि आवाम को ये बताना और मेंटली प्रिपेयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, देखिए, अल्लाह खैर करे, हम अभी श्रीलंका की हद तक नहीं पहुंचे। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है। हमें चाहिए कि अपने लिए फ़िलहाल जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं उनको मजबूत करने के लिए हम अपनी मईशत को ठीक करें, ताकि हमें आईएमएफ से और फिर चीन और सऊदी अरेबिया और एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से, सब जगहों से हमें कर्जे मिले। वो तभी शुरू होंगे जब हम अपनी मईशत का एक ठोस प्रोग्राम लेकर आएंगे इन सब के सामने। तो वो हमें करना चाहिए। लेकिन अवाम के ऊपर जो उसका बोझ होता है, आप जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, ये भी बर्दाश्त, उनको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। उन पर तो जो गुजर रही है वो उनको पता है। आप देखें ना, अब अमीर तबका भी महंगाई के दबाव में आ रहा है, तो आप सोचिए जिनकी महदूद इनकम्स हैं वो क्या करेंगे। आजकल तो गोश्त और मुर्गी की कीमतें छोड़िए, मैं तो कहता हूँ कि जो आम सब्जी और दालों की कीमतें हैं वो उनके निकल, और गंदम की कीमत कहाँ पहुंच, बैनुल अक़वामी की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से सिर्फ तेल की कीमत बैनुल अक़वामी नहीं चढ़ रही, गंदम की भी चढ़ रही है बहुत तेजी से। इसलिए कि जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट के सरप्लसेस थे वो यूक्रेन और रशिया में होते थे, और वहां पर जंग हो रही है। रशिया के पास हालांकि बहुत अच्छा हार्वेस्ट आया है, उनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आया है, लेकिन वो एक्सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए था कि अपने उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, सिर्फ अमेरिका के उस पर नहीं चलना चाहिए था। हमें चाहिए कि बैलेंस पॉलिसी के तहत चलते, ताकि हम इकोनॉमिकली अपने आप को बैलेंस रखते। यही बात इमरान खान साहब करते हैं कि मैंने यही करने की कोशिश की, अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की थी, इसलिए उनको निकाल दिया गया हुकूमत से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद थे। उनसे डिटेल गुफ्तगू हुई है कि मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। और इसके साथ ही वक्त भी ख़त्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। कल एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।